हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल दी एस्पिरेंट्स। मैं आप सभी लोगों का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा जैसे कि टेस्ट सीरीज जैसे कि हमारा ये जो एमसीक्यूज की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, वो जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, या फिर हमारा जो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण ये सीरीज है ना। तो आप हमारे साथ जुड़कर और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। और जो है अपनी जो है तैयारी को और इनहेंस कर सकते हो। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? आपको ऑडियो वीडियो दोनों सही से दिखाई दे रहा है? तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताएंगे, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है एमसीक्यूज की, जो 20 एमसीक्यूज की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोर्डेक पेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। आपको मैं 10 मिनट्स का टाइम 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप लोग आंसर करेंगे, है ना? फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स चूज कर लिए होंगे। तो जो बोर्डेक्स पेस्ट है, जो बोर्डो मिक्सचर है, वो किसका मिश्रण होता है? पहला है आपका कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, कॉपर सल्फेट और चूने का। दूसरा कॉपर सल्फेट प्लस Na2SO3। तीसरा है CuSO4 प्लस Na2SO4। और फोर्थ है आपका CuCO3 प्लस रेड लेड, मतलब कि लाल सीसा। ठीक, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आपका रेड लेड। अब यहाँ पे जो आपका बोर्डेक्स पेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा? बोर्डेक्स पेस्ट जैसे हम अप्लाई करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, प्रूनिंग करने के बाद जो हमारे प्लांट्स पे जो घाव हो जाते हैं, हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस भी किया था। तो उसके बाद हम बोर्डेक्स पेस्ट को हम अप्लाई करते हैं। बोर्डेक्स पेस्ट जो है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? प्रोफेसर मिलार डेट ने। किसने करी थी? प्रोफेसर मिलार डेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी? प्रोफेसर प्रोफेसर मिलारडेट ने करी थी। कब करी थी? 1882 में करी थी। प्रोफेसर मिलारडेट ने बोर्डेक्स पेस्ट की डिस्कवरी करी थी 1882 में। और ये जो मिश्रण होता है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लाइम, स्लेज्ड लाइम भी हो सकता है आपका, फ्रेश लाइम, प्लस वाटर। तो इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो किस रेशो में होता है? 1:2:2। तो इस तरीके से जो आपका बोर्डेक्स पेस्ट होता है, वो इनका मिश्रण होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम। और इन चारों में से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस लाइम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका ये CuCO3 प्लस रेड लेड है ना बेटा, ये क्या होता है? ये आपका चौबटिया पेस्ट होता है। चौबटिया पेस्ट क्या होता है? जो आपका चौबटिया पेस्ट होता है ना, जो चौबटिया पेस्ट होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका चौबटिया पेस्ट होता है, वो आपका क्या होता है? CuCO3 प्लस रेड लेड प्लस वाटर, इनका मिक्सचर होता है ये चौबटिया पेस्ट। इसमें किस रेशो में होते हैं? 1:1:1.25, इस रेशो में जो आपका चौबटिया पेस्ट होता है। तो क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड इन पपाया इज नोन एज। पपीता में बिना बीज के फल विकास कहलाता है। मतलब पपीता में जो फल का विकास हो रहा है, उसमें बीज नहीं हो रहा है, बिना बीज का ही फल का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, म्यूटेशन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। बताइए आप लोग। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ सीड। क्या होता है?
डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जब बीज का विकास होता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। बीज का जब विकास होता है बिना ही निषेचन के तो वो कहलाता है एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, दूसरा है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से development of food without fertilization, or we can say development of seedless fruit। मतलब बीज रहित फल का बनना या फिर फल का विकास बिना ही निषेचन के होना, वो कहलाता है आपका पार्थिनोकार्पी। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है सडन चेंज, सडन चेंज ड्यू टू फिजिकल ऑब्लिक केमिकल फैक्टर। मतलब आपके टेम्परेचर है ना, या फिर आपका जो है टेम्परेचर वगैरह है, एयर, और जो भी आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से यदि कुछ चेंज हो रहा है अचानक से तो वो म्यूटेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो हमने ये रिप्रोडक्शन हम जानते हैं, एसेक्सुअल में आपका जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह से होता है। जो एसेक्सुअल होता है वो आपके वानस्पतिक भाग से होता है प्लांट के, और सेक्सुअल जो होता है वो बाया सीड, बाया बीज के द्वारा होता है। तो अब इन सब में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पपीते में बिना बीज के फल का विकास होना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड इन पपाया, तो बिना बीज के फल का विकास होना या फिर सीडलेस फ्रूट बनना या फिर फल का विकास बिना निषेचन के होना, क्या कहलाता है? कहलाता है वो आपका पार्थेनोकार्पी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पार्थेनोकार्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सीडलेसनेस ऑफ ग्रेप्स इज ड्यू टू, अंगूर में बीज रहितता का कारण क्या है? सेम क्वेश्चन है ना, वही आंसर है आपका। देखो, यदि किसी भी फ्रूट में बीज के बिना यदि फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो वो आपका पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पार्थेनोकार्पी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो अबॉर्शन क्या होता है? भाई जो भ्रूण है, भ्रूण बना और वो नष्ट हो गया तो वो हो जाता है आपका एम्ब्रियो अबॉर्शन। भ्रूण बनता कैसे है? अच्छा, भ्रूण बनता है या फिर पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है या एम्ब्रियो बनता है? तो जो एम्ब्रियो सेक होता है ना बेटा, जो एम्ब्रियो सेक होता है ना, ये आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या बनता है आपका? एम्ब्रियो सेक। और जो एम्ब्रियो होता है वो बनता है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि जो एम्ब्रियो सेक है ये आपका फर्टिलाइजेशन के पहले इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब निषेचन के पहले एम्ब्रियो सेक बनता है। और जो एम्ब्रियो होता है वो आपका कब कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। अब एम्ब्रियो सेक किससे बनता है? जो आपका फ्लावर होता है उसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो ओव्यूल है उसके अंदर सेल्स होती हैं, जैसे आपका मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, इसके अलावा सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है वो आपकी डिप्लॉयड होती है, और वो जब उसका मियोसिस होता है तो वो आपकी 4 मेगास्पोर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें से 3 जो सेल्स होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। केवल एक सेल ही बचती है जो फंक्शनल रहती है। उस एक सेल का फिर से क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस 3 टाइम्स माइटोसिस होता है, मतलब 3 बार माइटोसिस होने के बाद उसमें क्या होता है? 8 जो है आपके न्यूक्लियाई बनते हैं, 7 सेल्ड बनती हैं, और जो 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड होता है वही आपका एम्ब्रियो सेक होता है। और उस एम्ब्रियो सेक में उस 7 सेल्स में से क्या होता है? एक सेल आपकी डिजनरेट होकर एग सेल बना देती है। तो जो एक एग सेल होती है उस एग सेल में ही आपका मेल गैमेट आकर फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट से ही आपका क्या बनता है? फिर एम्ब्रियो बनता है, और
एम्ब्रियो से सीड बनता है और साथ ही साथ फ्रूट बनता है। तो आपका क्या होता है, जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है और आपका ओवरी होता है उससे फ्रूट बनता है, और ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं ये साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, साथ ही साथ में होती रहती हैं। तो इस तरीके से जो है आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, स्प्रे ऑफ जिब्रेलिन, स्प्रे ऑफ ऑक्सिन। तो जो जिब्रेलिन है और जो ऑक्सिन है ये तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, है ना, ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे आपके प्लांट हार्मोन होते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, तो आपका राइट आंसर इज इन पार्थेनोकार्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। सीडलेसनेस फ्रूट डेवलपमेंट मेथड इज नोन एज। देखो वही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, लेकिन उसके क्वेश्चन बनाने के तरीके पे आपको फोकस करना है। देखो इसमें सीडलेसनेस फ्रूट डेवलपमेंट मेथड इज नोन एज, बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अब भी हमने पढ़ा है क्या कहलाती है, वो पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर पार्थेनोकार्पी है। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो देखो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल। मतलब जो एग सेल है, एग सेल में मेल गैमेट आके फ्यूज हो रहा था, उसके बाद जाइगोट बन रहा था, और उसके बाद ही आपका मतलब क्या बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो रहा है वो एग सेल में बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे होगा, कैसे होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे हो जाएगा। तो जो आपकी क्या बोलते हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, जो सोमेटिक सेल्स होती है ना, उनके थ्रू होगा। फिर उसके बाद दूसरा हम आ जाते हैं किस पे, एपोमिक्सिस पे। तो ये क्लियर हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका फर्स्ट आंसर है एपोमिक्सिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के बीज का बनना। तो क्या होता है ये, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो वो होता है आपका एपोमिक्सिस। और एपोस्पोरी क्या होता है, व्हाट इज एपोस्पोरी, सो एपोस्पोरी इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, है ना, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। ये क्या होता है, वन ऑफ द टाइप होता है एपोमिक्सिस का, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें जो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, सोमेटिक सेल इंस्टीड ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। हमने देखा था जब मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो आपका क्या फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में आ रहा था, है ना, और जब मतलब फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही होता है, लेकिन जब मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो वो आपकी अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं एपोस्पोरी क्या होता है कि जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल की जगह सोमेटिक सेल से होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एपोस्पोरी कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If an ovule convert into embryo without fertilization, it is known as, यदि बिना निषेचन अंडक से भ्रूण बन जाए तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका।
कम ऑन, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप लोग बताइए। सो देखो, हमने देखा, जब भी बिना फर्टिलाइजेशन के, सबसे पहले आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इन सब का फॉर्मेशन तो फर्टिलाइजेशन से ही हो रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन से यदि आपका फ्रूट बन रहा है, यदि आपका सीड बन रहा है, यदि आपका क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये जो आपके होते हैं, ये आपके अलग अलग टर्म्स होते हैं। जब आपका फ्रूट बन रहा है तो वो होता है आपका पार्थिनोकार्पी। जब आपका जब आपका सीड बन रहा है तो वो होता है आपका एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। जब आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो वो क्या होता है, एम्ब्रियो बन रहा है तो वो क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। वो क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। ये 3 टर्म्स। अच्छा, एक चीज और, जो आपका ओब्यूल होता है, ओब्यूल ओवरी के अंदर होता है, तो ओब्यूल से आपका क्या बनता है, ओब्यूल से आपका सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवरी होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन रहा है, विदाउट सीड वाला। इसमें एक टर्म और लिख लेना, सीडलेस। सीड नहीं है उसमें, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया लेकिन उसमें सीड नहीं है, तो वो आपका पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। यदि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे तो सीडलेस है लेकिन सीड का बस फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो प्रोसेस है आपकी एपोमिक्सिस। लेकिन यदि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो आपकी प्रोसेस क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस। और एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन यदि मेगास्पोर मदर सेल की जगह सोमेटिक सेल से हो रहा है, तो वो आपका होता है एपोस्पोरी। इट इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इफ एन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, है ना, जो ओव्यूल है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो मतलब सीड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो एम्ब्रियो ही है, पहले इसमें एम्ब्रियो बना है, उसके बाद ही तो सीड बनेगा, क्योंकि सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। तो इफ एन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब ओव्यूल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, और वो क्या कहलाती है, वो प्रोसेस, वो कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आया? और बाकी ये सब क्या होती है मैंने बता ही दिया। बाकी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बीज के द्वारा जो है उत्पादन होता है या फिर प्रजनन होता है, तो वो आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेजुविनेशन ऑफ लो प्रोडक्टिव प्लांट, टॉप वर्किंग, लेयरिंग, बडिंग, नन ऑफ दीज। कौन सी मेथड्स है बताइए। रेजुविनेशन में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूडेड होती है, प्रूनिंग होती है ना, आपकी प्रूनिंग होती है, इसके अलावा कौन सी होती है, इरिगेशन होते हैं, बोर्डो पेस्ट को हम अप्लाई करते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, ड्रेनेज होता है उसमें, वीट कंट्रोल के लिए हम वीट कंट्रोल करते हैं उसमें, प्लांट प्रोटेक्शन के का भी यूज करते हैं, टॉप वर्किंग भी करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो टॉप वर्किंग है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ना तो लेयरिंग करते हैं, ना बडिंग करते हैं, ना ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, बोर्डो पेस्ट को अप्लाई करते हैं, इसके अलावा जो है ड्रेनेज करते हैं, वीट कंट्रोल करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं, वही चीजें हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, टॉप वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाया जाता है, मैंगो में, सिट्रस में, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। आम, सिट्रस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है ये आपका, ये दोनों में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ।
पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है जब एक सिंगल सीड में, जब एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का विकास हो रहा होता है, जब एक ही सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो वो आपका पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका पॉली एम्ब्रियोनी होता है वो मैंगो में भी होता है एज वेल एज सिट्रस में भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not related to rejuvenation of orchard? अभी हमने पहले पढ़ा था, हम इसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वो मैंने आपको बताई थी। रेजुविनेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, टॉप वर्किंग, ये तो पता है, ये तो होता ही है। उसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन भी होता है क्या? प्रूनिंग भी होता है क्या? ट्रेनिंग भी होता है क्या? कौन सी नहीं होती है? इनमें से कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है? तो अब भी मैंने बताई थी, ये होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं करते हम, बडिंग नहीं करते, लेयरिंग नहीं करते, है ना? तो आंसर इज इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन? फल फसलों मतलब जो फल होते हैं उनके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? तो जो फल के उत्पादन में हमारे भारत में सबसे टॉप पर है आंध्रा। फल के उत्पादन में भी कह लो, मतलब प्रोडक्शन में भी कह लो और एरिया में भी कह लो। तो आपका कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट रैंक पे कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पे आपका आंध्रा है, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पे आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्रा तो नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके एरिया प्रोडक्शन तीनों का ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग स्टेट इन फूड प्रोडक्शन? अभी तो हमने एरिया देख लिया था, अब फलों के उत्पादन में कौन सा लीडिंग राज्य है भाई? तो फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र आ जाएगा, क्योंकि एरिया में और प्रोडक्शन में, फ्रूट के क्षेत्र में और उसके उत्पादन में, दोनों में ही कौन सा जो है फर्स्ट नंबर पे है? आंध्रा है, फिर महाराष्ट्र है। आंध्रा ऑप्शन में नहीं है तो हम महाराष्ट्र टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में जो है जितने भी एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन अपकमिंग है उनके लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये जो दिए गए नंबर हैं इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ? नागपुर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर जो है, नागपुर जो महाराष्ट्र का एक शहर है, वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे कौन से फल के लिए वो प्रसिद्ध है? ऑरेंज के लिए, मैंगो के लिए, गुआवा के लिए या फिर ओंदा के लिए, संतरा के लिए, आम के लिए, अमरूद के लिए या फिर आंवला के लिए? तो आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है भाई? ये आपकी नागपुर में है। नागपुर कहाँ है ये आपकी नागपुर में है। और नागपुर जो है किसके लिए फेमस है? ये ऑरेंज के लिए फेमस है, संतरे उत्पादन के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो राइट ऑप्शन इज इन क्या? ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये तो फैक्ट था। विच फ्रूट क्रॉप हैज मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? भारत में किस फल का सर्वाधिक क्षेत्र है हमारे इंडिया में? कौन सा फल है? मैंगो है, गुआवा है, बनाना है या पपाया है? आम है, अमरूद है, केला है या पपीता है? कौन सा फल है बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आम। जो मैंगो है जिसे हम किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, ये क्या है आपका? ये आपका
किंग ऑफ फ्रूट होता है, ये फलों का राजा है। मेंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर इसके 40 होते हैं। एना ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा। इसके अलावा आपका गुआवा है, बनाना है, पपाया है। गुआवा आपका, बनाना, पपाया। म्यूसा पैराडिसी का इसका साइंटिफिक नेम है। पपाया का कैरिका पपाया है ना। और म्यूजेसी इसकी फैमिली है बनाना की, कैरिका पपाया। एंड इसकी पपाया की फैमिली क्या है? कैरिकेसी है। इसके अलावा आपका क्या आता है? गुआवा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना। केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। करिए आंसर। तो देखो, जो केला है ना, उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो किस में है? तमिलनाडु में है। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ है? प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, ये याद रखना। प्रोडक्टिविटी में तो फर्स्ट नंबर पे आपका तमिलनाडु है, लेकिन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टेट प्रोड्यूसेस 92% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ रबर इन इंडिया। भारत में कुल रबर उत्पादन का 92%, 92% उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरल? कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बताइए फटाफट से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? केरल। केरल इज इन राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following country is known as home of spices? कौन सा देश मसालों की भूमि कहलाता है? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और हम जानते भी हैं, हमारा भारत है। हमारा भारत जो है वो मसालों की भूमि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के कुल कृषि निर्यात में उद्यानिकी फसलों का योगदान कितना है? जितनी भी कृषि निर्यात होता है हमारी इंडिया से दूसरी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, उसमें हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं, है ना, चाहे वो आपकी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब में कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 25%। कितना करती है वो? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। कंटूर मेथड इज यूज्ड इन। कंटूर विधि का प्रयोग किया जाता है। कंटूर मेथड एक प्लांटिंग मेथड होती है, हमने प्लांटिंग मेथड पढ़ी थी, है ना। जो लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड होता है, जब हम लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड की बात करते हैं, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, जब लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड की बात करते हैं तो इसमें पहले सिलेक्शन ऑफ साइट करते हैं, मतलब साइट का सिलेक्शन करते हैं। और सेकंड क्या होता है? सेकंड मेथड इसमें होती है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड, है ना। तो जो प्लांटिंग मेथड जो होती है उनमें से जो एक मेथड आपकी कंटूर मेथड भी होती है, इसमें हमने स्क्वायर मेथड पढ़ी, है ना, रेक्टेंगुलर मेथड पढ़ी थी, ट्रायंगुलर मेथड पढ़ी, हेक्सागोनल जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे थे, उसके अलावा जो हमने समभुज त्रिभुज, है ना, इसको ही बोल रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने क्विंकन्स मेथड पढ़ी थी, है ना, पंचपक्षीय या फिर पूरक विधि। तो ये सारी जो विधियां हमने पढ़ी थी, उसके अलावा कंटूर विधि पढ़ी थी। तो ये जितनी भी विधि होती हैं वो आपकी क्या होती है? ये प्लांटिंग मेथड्स होती हैं। तो कंटूर मेथड होती है वो उसका प्रयोग किस एरिया में किया जाता है? ऑर्चर्ड प्लांटिंग इन हिल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग रोपण के लिए। ऑर्चर्ड प्लांटिंग इन प्लेन्स, मैदानी क्षेत्रों में बाग रोपण के लिए। ऑर्चर्ड प्लांटिंग इन डेजर्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाग रोपण के लिए, या फिर इन सभी में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो हिली एरिया होता है, जहाँ पे हिली एरिया रहता है, जहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, यूं बह जाता है, वहां पे जो है कंटूर बनाई जाती हैं और फिर वहां पे जो है आपकी उस रो में जो है प्लांट को प्लांट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज इन ए, है ना, ऑर्चर्ड प्लांटिंग ऑन हिल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग रोपण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। सुटेबल एज ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ फ्रूट प्लांट। फल पौधों की रुपाई के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, या फिर 5 से 6 वर्ष? आंसर करिए इसका।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 से 2 वर्ष। 1 से 2 वर्ष क्यों करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पौधा जो है वो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मतलब ट्रांसप्लांटिंग जैसे यदि मतलब वो एडॉप्टेबिलिटी है वन प्लेस टू अदर प्लेस के लिए, वो इसमें होती है। यदि प्लांट की एज बढ़ती जाती है तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट फिर जो है नहीं जो है रुक पाता है, मतलब ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो राइट टाइम होता है वो 1 to 2 ईयर होता है, ठीक है, 1 से 2 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट इन बैलेंस्ड डाइट बिकॉज दे आर रिच इन, जो हमारे संतुलित आहार में फल महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि वे समृद्ध होते हैं, किसमें समृद्ध होते हैं, प्रोटीन में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में, या फिर स्टार्च में, आंसर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन में। जो आपके प्रोटीन मतलब जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिच होते हैं विटामिन में। उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, स्टार्च भी होता है, जिसे हम नेचुरल शुगर्स बोलते हैं, है ना। प्रोटीन बहुत माइन्यूट होता है, सबसे कम होता है। तो राइट ऑप्शन इज इन विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। न्यूट्रिएंट विच प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट इन फ्रूट्स, फलों में जो पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, स्टार्च, मिनरल्स, फैट, या फिर प्रोटीन, आंसर दीजिए इसका। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, देखो जो आपके फ्रूट्स होते हैं ना, इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रूट में जो कंटेन होता है, इसमें सबसे पहले तो वाटर होता है सबसे हाईएस्ट में, उसके बाद आपके क्या होते हैं, उसके बाद आपके विटामिन होते हैं, फिर आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर आपके क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपके वेरी लो क्वांटिटी होती है किसकी, फैट की, और उसके बाद आपकी वेरी वेरी लो क्वांटिटी होती है, वेरी लो क्वांटिटी किसकी होती है, प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होता है ना वो फैट से भी कम क्वांटिटी में पाया जाता है। यदि फैट और प्रोटीन दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको प्रोटीन ही टिक करना है, लेकिन यदि आपका प्रोटीन ऑप्शन में नहीं है, बस फैट है और ऑल अदर लिखे हुए हैं, जैसे वाटर है, स्टार्च है, मिनरल है, फैट है, या फिर वाटर है, या फिर लिखा हुआ है विटामिन, स्टार्च, मिनरल या फैट, तब आपको फैट लगाना है। लेकिन यदि फैट और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटीन, क्योंकि ये सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस का आज का सेशन। आई होप कि आपको ये 20 जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, और आप लोगों को कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो ये जो नीचे नंबर आपके दिख रहे हैं, मेंशन नंबर, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। इन पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।